अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन हम सबका बहुत अच्छा गुजरेगा। आज के प्रोग्राम में भी वो खबरें जो आमतौर पर आपके साथ नहीं शेयर की जाती हैं हम आपके सामने रखेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से नवाज संगरा हैं, कराची से मोहम्मद सलमान ने हमें ज्वाइन किया है, पेशावर से जीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जीशान जावेद, इकराम होती, और मुल्तान स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जिस अहम मामले की बात करेंगे, सर्दियाँ शदीद हैं और मौसम की शिद्दत बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि घरों में गैस का प्रेशर बहुत कम हो रहा है। और इसी आड़ में जो LPG से वाबस्ता सनतकार हैं, जो LPG के इम्पोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से एक मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहर ऐसे हैं जहां मसनूई बहरान पैदा करके LPG की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। नवाज संगरा, आपकी ये खबर है, आपसे जानना चाहेंगे वजह क्या है? क्या स्टोरेज की सलाहियत हमारे पास नहीं है, और अगर सलाहियत है तो ये मसनूई बहरान कैसे पैदा किया गया है? जी बिल्कुल अब्बासी साहब, स्टोरेज की सलाहियत का भी मसला है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो LPG कंपनियां हैं और LPG डिस्ट्रीब्यूटर माफिया है वो बिला वजह जो है वो अपने खातिर खा प्रॉफिट के लिए जो है वो LPG की कीमतों में इजाफ़ा कर देता है। और एक जो घरेलू सिलेंडर है जिसकी कीमत 1200 रुपये से बढ़ाकर 18 से 1900 रुपये कर दी जाती है, और इस हवाले से जो कंट्रोल करने वाले जो इदारे हैं जिसमें ओगरा है और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो भी इसमें जो है वो इस पर काबू नहीं पा सकती, और जो माफिया है उसके हाथों उस पर रहम करम पर जो है वो आवाम को छोड़ दिया जाता है, और कीमतों में जो है वो खातिर खा इजाफे से आवाम पर जो है वो लाखों रुपए डेली जो है वो इजाफी बोझ डाल दिया जाता है। अगर बात की जाए कि हमारी जो है वो प्रोडक्शन कितनी है और कंजम्पशन कितनी है, हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है वो इस जो तकरीबन वो है 70% हमारी जो OGDCL है, मोल है और दीगर जो कंपनी हैं वो पैदा कर रही हैं, और जो 30% हमारी जो गैस है वो इंपोर्ट होके आती है, वो तफ्तान के रास्ते से ईरान से आती है और बहरी जहाज़ों के ज़रिए जो है वो कराची पहुंचती है, और कराची से आगे पूरे मुल्क में उस गैस की सप्लाई की जाती है। तो अगर इस इशू की बात की जाए तो ये इशू उस वक्त सर उठाता है जब सुई गैस का प्रेशर कम होता है, तो साथ ही LPG माफिया जो है वो मुतहरिक हो जाता है, और LPG की कीमतें जो हैं उसमें बेपना इजाफा कर दिया जाता है, और एक मसनूई शार्टेज जो है वो पैदा कर दी जाती है, जिस वजह से ये शो करवाया जाता है कि जो LPG मार्केट में इस वक्त है नहीं, इस वजह से उसकी कीमतें बढ़ाई जाती हैं। हालाँकि ये मंतक जो है ये सिर्फ कंपनी माफिया का है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या है, ऐसी सूरत हाल बिल्कुल पैदा नहीं होती, बल्कि ये ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाती है क्योंकि लोकल प्रोडक्शन जो है उसमें बिल्कुल मामूली सी उसमें कमी आती है, लेकिन उससे ये नहीं होता क्योंकि बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया। और जो हमारी इंपोर्ट है वो इंपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट नहीं करती, वो प्राइवेट इंपोर्टर्स उसको इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्टर जो है वो भी उसके साथ कंपनी माफिया और डिस्ट्रीब्यूटर माफिया ये तमाम जो हैं वो एक हो जाते हैं, और ये वेट करते हैं पूरा साल के जब भी दिसंबर जनवरी आएगा, सुई गैस की उसमें प्रेशर में कमी आएगी या थोड़ी शार्टेज पैदा होगी, तो हम भी ऑटोमेटिकली उसकी जो कीमतें हैं उसको बढ़ाकर जो है वो शहरियों पर इजाफी बोझ डाल देंगे। इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कीमतों को कंट्रोल करना ओगरा की है कि वो कंट्रोल रेट पर जो शहरियों को है वो गैस जो है वो मुहैया करे, और दूसरी ज़िम्मेदारी इसकी जो है वो ज़िलाई हुकूमतें भी हैं, लेकिन ज़िलाई हुकूमतों ने मुख्तलिफ अपने जो नुमाइंदे हैं उनको तैनात किया है कि वो इस सारे जो मामले की है उसको खोज लगाएँ कि ये मामला है क्या, हमारी तलब कितनी है गैस की और रसद कितनी है, और ये क्यों बढ़ाई जा रही हैं। तो मेरी कुछ ज़िलाई नुमाइंदों से बात हुई, उनका ये कहना है कि ये इसमें जो है वो तलब और रसद का इशू नहीं है, ये इशू सिर्फ़ और सिर्फ माफियाज़ का है, और ये इन माफियाज़ की वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं, और ये इनके प्रॉफिट की वजह से कीमतों में जो है वो खातिर खा इजाफा हो जाता है। दूसरी बात है कि इसमें सेल टैक्स जो है वो अगर सेल टैक्स की बात की जाए तो लोकल जो हमारी गैस है उस पर 20% लगता है, और जो इम्पोर्टेड गैस है उस पर जो LPG है उस पर 10% सेल टैक्स लगता है। तो इनका जो ये
कंपनी वाले हैं, जो गैस कंपनीज़ हैं, इनके मालकान का ये भी कहना है, इसलिए भी ये गवर्नमेंट पे एक प्रेशर भी डालते हैं कि हमें इसमें जो है सब्सिडी दी जाए, जबकि ऐसी सूरत हाल जानबूझ के ये क्रिएट करते हैं ताकि सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट किया जाए। उसके अलावा अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो इंपोर्ट अपनी जिस तरह पूरे साल करते हैं उसी तरह इंपोर्ट इनकी जारी रहती है, लेकिन जब ये दिसंबर और जनवरी आता है तो ये बिलावजह प्रॉफिट की खातिर इंपोर्ट में थोड़ी सी कमी ला के और खातिर खा इसका जो गैस है उसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं, और मार्केट में ये शो करवाया जाता है कि चूँकि गैस हमारे पास नहीं है, LPG नहीं है, तो हम जो है इसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं और इसका सारा जो बोझ है वो सारिफ पर डाल दिया जाता है। तो हुकूमतों को ये देखना होगा, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो या ज़िलाई हुकूमत हो, कि इस जो शार्टेज के पीछे जो हैं वो कौन से अनासर कार फरमा हैं, इन कीमतों के पीछे कौन से अनासर कार फरमा हैं जिस वजह से जो है वो शहरियों पर इजाफी बोझ। नवाज, आप कह रहे हैं कि ओगरा के साथ मिली भगत है, ये जो इम्पोर्टर्स हैं, LPG इम्पोर्टर्स मिली भगत है, तो ओगरा के लोगों को कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है? क्या किकबैक्स दिए जा रहे हैं, रिश्वत सतानी हो रही है, या फिर किसी मेंबर के, किसी ऑफिसर के इन कंपनीज में, इन इम्पोर्टर्स के साथ शेयर्स हैं? कुछ मालूम हो सका है इससे मुतालिक? देखिए बासी साहब, ये ओगरा की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो कंट्रोल रेट पर जो है मार्केट में अपनी LPG की फरामी जो है वो यकीनी बनाए, जबकि अगर शार्टेज नहीं है, कमी नहीं है, तो फिर ये शार्टेज कहाँ से पैदा होती है और इस शार्टेज के पीछे कौन से अनासर हैं और शहरियों को गैस जो है वो महंगे दामों क्यों दी जा रही है, इस तमाम तर जो सूरत हाल को कंट्रोल करना है वो ओगरा की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अब ये ज़िम्मेदारी जो है वो ज़िले हुकूमतों को दे दी गई है और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उन्होंने आगे जो कमिश्नर्स लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको ये ज़िम्मेदारी दी है कि आप चेक करें कि ये सारा मामला है क्या। तो जैसे हर साल ये होता है कि ये एक कागज़ों की हद तक तो सारा कुछ होता है, ये एक तारीख़ी मसला है हमारा कि हर साल दिसंबर और जनवरी में आप देखें कि अगर हर साल दिसंबर और जनवरी में शार्टेज होनी है, लोगों पे इसका बोझ डालना है, तो दिसंबर और जनवरी से पहले क्यों नहीं ऐसे कोई इक़दाम कर लिए जाते ताकि दिसंबर और जनवरी में जैसे ही LPG और सुई गैस का इस्तेमाल घरों में बढ़ जाता है, घरों में हीटर्स चल जाते हैं, दीगर जो है वो खाने पकाने की एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती हैं, तो इसके लिए एक बाकायदा तौर पर कोई लाएअमल गवर्नमेंट को बनाना होगा कि इन 2 महीनों में खसूसी तौर पर जो है ये कौन लोग हैं जो ये शार्टेज करते हैं। नवाज, आपने बहुत डिटेल में बताया और आपने कहा कि तारीखी मसला है, यकीनी तौर पे ये एक रिवायती मसला है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का आटे की हो, चीनी की हो, गंदम की हो, जब मौका मिलता है लोगों को, ताजरों को, तो वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते कि अवाम को किसी न किसी तरीके से उनकी जेबों से पैसे निकाले जाएँ। भट्टी साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक बहुत बड़ा मसला और पाकिस्तान के अवाम पे बहुत बड़ा बोझ, गर्दिशी कर्जा 1200 अरब रुपए से जायद का ये हो चुका है, लेकिन अब इसको कम करने के लिए एक मरतबा फिर बैंकों से कर्ज हासिल करने पर गौर शुरू हो गया है। हुकूमत और बैंकों के दरमियान जनवरी के माह के लिए कुछ मुआहदे जो हैं वो भी तय पा गए हैं। बताइएगा, ये मुआहदे इससे पहले जो कर्ज लिया जाता रहा उनसे कितने मुख्तलिफ हैं? फैसल, देखिए, गर्दिशी कर्जे के नसूर ने न सिर्फ कौमी ख़जाने को बल्कि तवानाई के शोबे में काम करने वाले सरकारी और निजी कंपनियों को बुरी तरह से जकड़ रखा है, और जिसके नतीजे में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होती जा रही है कि जब आपने मुख्तलिफ निजी पावर कंपनियाँ उस बात पर गौर कर रही हैं कि उन्हें सॉवरन गारंटी क्लेम करने के लिए हुकूमत को ख़त लिखा जाए, उसके साथ मुख्तलिफ सरकारी कंपनियाँ जो इस गर्दिशी कर्जे के बोझ को बर्दाश्त कर रही हैं वो मुख्तलिफ बैंकों से कर्ज हासिल करके लेट पेमेंट सरचार्ज उसके ऊपर अदा करके, भारी सूद अदा करके अपना जो फाइनेंशियल सेटअप है वो चला रही हैं। कौमी ख़जाने के ऊपर इस तरह से बोझ है कि जो हमारी सरकारी कंपनी जिन्होंने मुनाफा कौमी ख़जाने में जमा करवाना होता है, जिस तरह हम POSF की बात करें, हम OGDCL की बात करें, हम नॉर्दर्न या सदर्न की बात करें, जब उनको पेमेंट्स नहीं हो पा रही, पूरा सिस्टम चोक है, तो उसके नतीजे में उनको बैंकों से बोरिंग करनी पड़ती है, और उस बोरिंग के ऊपर उन मुकर्रर वक्त के ऊपर अदायगी नहीं होती तो हमें लेट पेमेंट सरचार्ज अदा करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली
कौमी ख़जाने को वो जो सम्राट मिलने होते हैं इन कंपनियों की कारकर्दगी के नतीजे में वो नहीं मिल पा रहे। इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए वजारत ख़जाना ने मुख्तलिफ ऑप्शन पर वजारत ख़जाना गौर कर रही थी। अब अल्टीमेटली माजी का ये हल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में अपनाया गया और मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में अपनाया गया कि यानी कि गर्शी कर्जे को उतारने के लिए बैंकों से मजीद कर्ज हासिल करके उसके ऊपर उसमें कमी लाई जा सके। वजारत ख़जाना ने इस सिलसिले के अंदर तवील मुशावरत का सिलसिला जारी था मुख्तलिफ बैंकों के साथ और अब इस्लामी बैंकों का जो कि 5 बैंकों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम कायम किया गया। अब अल्टीमेटली उस कंसोर्शियम ने अपनी कॉन्सेंट जाहिर कर दी है और अब वजारत ख़जाना ने यह फैसला कर लिया है कि गर्शी कर्जा जिसका हुजम 1200 अरब रुपए तक पहुंच चुका है उसमें फौरी तौर के ऊपर उसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एटलीस्ट मुख्तलिफ कंपनियों को जो आपने अदायगियाँ करनी है जो वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ कंपनियों के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं उसकी अदायगियाँ शुरू हों ताकि मार्च 2019 से जो पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर के ऊपर जो नेगेटिव असरात आ रहे हैं, जो एनर्जी की सप्लाई चेन है वो चोक होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम में एक खतीर रकम शामिल की जाए। इस मकसद के लिए 200 अरब रुपए इस्लामिक जो बैंकों के कंसोर्शियम है उनसे पाकिस्तान मशारका स्कूक बॉन्ड जारी करके हासिल करने का फैसला किया गया है। इससे कबल ये मुख्तलिफ बैंकों के कंसोर्शियम से गर्शी कर्जे में कमी के लिए रकूम हासिल करने का सिलसिला मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत के आखिरी महीने यानी मई में शुरू हुआ था, लेकिन बैंकों ने पावर सेक्टर की माली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये रकूम मजीद कर्ज देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब असद उमर साहब और उनकी टीम ने इस्लामिक बैंकों के कंसोर्शियम के साथ मुज़ाकरात किए, उन्हें कन्विंस किया। वो बैंक्स जो अब पावर सेक्टर के लिए वफाकी हुकूमत को मजीद कर्ज देने पर तैयार नहीं थे, अल्टीमेटली उन्हें कन्विंस किया गया है कि इस शोबे के अंदर मजीद बेहतरी लाई जानी है, आपकी इस शोबे को स्ट्रेंथन करने के लिए अपना रोल प्ले करें। तो 200 अरब रुपए का इंतजाम कर लिया गया है जो कि जनवरी यानी कि आइंदा माह पाकिस्तान मुशतरका बॉन्ड स्कूक बॉन्ड जारी करके ये रकूम हासिल करके मुख्तलिफ कंपनियों को अदायगी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जब गर्शी कर्जे के इस नसूर ने जब ये बेकाबू होना शुरू हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर, तो उस वक्त एक पावर होल्डिंग कंपनी कायम करके मुख्तलिफ बैंकों से भारी कर्ज हासिल करके मुख्तलिफ कंपनियों को अदायगियाँ की गई। वो रकम भी आज तक प्रिंसिपल अमाउंट मौजूद है, उसके ऊपर सूद दर सूद देने का सिलसिला जारी है। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गर्शी कर्जे को ख़त्म करने के लिए एक स्टेप ज़रूर लिया था जब 480 रुपए की अदायगी की गई थी और ये कौम के साथ वादा किया गया था कि दोबारा गर्शी कर्जा जन्म नहीं लेगा। लेकिन जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना दौर हुकूमत अपना मुद्दत हुकूमत मुकम्मल की, उनके दौर के अंदर 380 अरब रुपए का नया गर्शी कर्जा ने जन्म लिया। माजी का गर्शी कर्जा भी मौजूद था। अब ओवरऑल हम सारे गर्शी कर्जे की बात करें तो इसका हजम 1200 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। अब एक जानिब बैंकों से कर्ज हासिल करने की तैयारी कर ली गई है, तमाम मामला तय पा चुके हैं। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की सरबराही में एक बहुत ही अहम तरीन इजलास होने जा रहा है जिसकी सरबराही इमरान खान साहब खुद करेंगे, जिसके अंदर तवानाई के शोबे के अंदर जो गैस क्राइसिस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी उसके अमूर का भी जायजा लिया जाएगा और जो एनर्जी सेक्टर है उसका जायजा लिया जाएगा। गर्शी कर्जा माजी का अदा करने के लिए हम कर्ज ले रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, वजारत ख़जाना और वजारत तवानाई के हुकाम जो सख्त फिक्रमंद है इस बात से जो गर्शी कर्जे जन्म लेने की वजूहात थी उसको इनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा। इस हवाले से वजारत तवानाई ने उन्होंने एक फैसला किया था कि इसकी जो गर्शी कर्जे के बढ़ने की दो बड़ी वजूहात थी, एक बिजली चोरी और दूसरा सस्ते पावर प्लांट्स के बजाय महंगे पावर प्लांट्स चलाने के नतीजे में महंगी बिजली पैदा की जाती थी। ये दो बड़े वजूहात थे। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया जा चुका है, मुल्क भर के अंदर ये सिलसिला जारी है, लेकिन ताहाल जो बड़े बिजली चोर हैं जो महाना करोड़ों या रुपए की बिजली चोरी में मुलव्वस हैं उनके ऊपर ताहाल हाथ नहीं डाला जा सका। 2 माह की कोशिशों के बाद अब तक सिर्फ जो बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जो उन्हें जुर्माना आयद किए गए हैं, वो तकरीबन कुछ 70 से 80 करोड़ रुपए की रकम है। जबकि महाना जो लॉस है हमारा महंगी बिजली की वजह से बिजली चोरी के नतीजे में वो 10 से 12 अरब रुपए है। अब दूसरी जानिब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज एक बड़ा अहम जो फैसला आज करने जा रहे हैं, जहां पर उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में बहुत से दीगर मामला का जायजा लेना है। सबसे मामला ये भी जायजा लिया जाएगा कि पावर सेक्टर के अंदर वो फर्नोसाई लाबी जिसके नतीजे जो अपने पावर सेक्टर में महंगे मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए NTDC NPCC से जो महंगे पावर प्लांट्स चलाते हैं, जिसके नतीजे में महंगी बिजली पैदा होती है और कौमी खजाने पर दबाव बढ़ता है, उसकी वजूहात क्या है। इससे कबल वजारत तवानाई की जानिब से NTDC को, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर को, CPPA को यह हदायत जारी की गई कि मेरिट ऑर्डर की सख्ती से पाबंदी की जाए
पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के वो पावर प्लांट जो सस्ते तरीन हैं, सबसे पहले उनसे बिजली पैदा की जाए ताकि जो महंगी बिजली पैदा होने का सिलसिला है इसको रोका जा सके, सस्ती तरीन बिजली पैदा होने का सिलसिला शुरू हो सके। लेकिन आज इस हवाले से जब इमरान खान साहब इस इजलास की सरबराही कर रहे होंगे, ओवरऑल सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे और आइंदा 4 माह के दौरान हमें सस्ती बिजली पैदा करने के लिए कितनी LNG की दरामद करना पड़ेगी, इस सारे मामलात का भी जायजा लिया जाएगा। इन तमाम काविशों का मकसद यह है कि तवानाई के शोबे को स्ट्रेंथन किया जाए, गर्शी कर्जे को मजीद बढ़ने से रोका जाए। ठीक भट्टी साहब, आपने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गर्दिशी का कम करने के लिए मजीद कर्ज लेने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या कोई और तरीका हुकूमत की जानिब से सामने नहीं आ सकता कि गर्दिशी कर्जे को कम किया जा सके? अब एक और अफसोसनाक मामला है, तशवीशनाक भी है। खैबर पख्तूनख्वा में 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रोटी के लिए काम कर रहे हैं। वो तनख्वाह का मुतालबा नहीं करते, बल्कि उनका मुतालबा ये होता है कि हमें 2 वक्त का खाना दे दिया जाए, और इन अफराद की तादाद 1.5 लाख के करीब है। एक तनख्वाह में पूरा ख़ानदान काम करने पर मजबूर हो जाता है। जीशान काकाखेल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जीशान, बताइएगा, ये जो स्टैटिस्टिक्स आपके पास हैं ये किससे हासिल किए गए हैं और किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये लोग नौकरियां इख्तियार करते हैं? जी बिल्कुल अब्बासी साहब, खैबर पख्तूनख्वा के 24 अजला में जो है कई अजला ऐसे हैं जिसमें हज़ारों की तादाद जो है वो ऐसे है जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के एवज जो है काम करने पर मजबूर है। इसमें अगर तादाद की बात की जाए तो पूरे सूबे में जो है 1.5 लाख से ज़ायद लोग अफराद ऐसे हैं जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के एवज जो है काम करने पर मजबूर है। अगर डेटा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक की ये डेटा है जिसमें बुनीर जो है सरफहरिस्त है, दूसरे नंबर पर सवाबी है, तीसरे नंबर पर कोहिस्तान, चौथे नंबर पर मर्दान और इसी तरह दीगर अजला भी जो है इसमें शामिल है, जिसमें ऐसे अफराद की तादाद जो है ज़्यादा है जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी पर ही काम कर रहे हैं। अगर बुनियादी वजूहात की बात की जाए तो बेरोजगारी जो है इसमें सबसे बड़ी वजह है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पहले भी जो है 5 साल दौर हुकूमत गुजरा और अभी भी जो है खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, लेकिन कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया जिसमें जो है बेरोजगारी का खात्मा किया जाए। 1 करोड़ नौकरियों का वादा तो किया गया, लेकिन उसको भी अमली जामा जो है नहीं पहनाया जा सका। आपको ये भी बताता चलूँ फैसल अब्बासी साहब, यहाँ पर यूथ इम्पैक्ट प्रोग्राम शुरू किया गया है नौजवानों के लिए, लेकिन उनका तरीकाकार भी इतना पेचीदा और इतना मुश्किल होता है कि उसको आम जो नौजवान है उसकी रसाई उसके लिए नामुमकिन है। यहाँ पर अगर बात की जाए मुलाजिमीन की तो इनमें 1.5 लाख में ऐसे बेशतर मुलाजिमीन है जो पूरे खानदान को जो है अपने साथ रखकर जो है उन पर काम करवा रहे हैं। मैं बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पर एक घर है, उनको सिर्फ रिहाइश दी गई है, उनके साथ जो पूरा खानदान होता है उनको वहाँ पर रिहाइश दी जाती है और उनसे जो है काम लिया जाता है। इस फिगर की अगर बात की जाए तो पूरा तादाद जो है 1,74,057 अफराद ऐसे है पूरे सूबे में जो है सिर्फ रोटी के एवज जो है काम करने पर मजबूर है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन आने के बाद भी जो है इनकी तादाद कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मौजूदा जो बुनीर है, बुनीर जो है सरफहरिस्त है, उसमें तादाद जो है 16,000 के करीब जो है ऐसे अफराद मौजूद है। दूसरे नंबर पर सवाबी है, सवाबी से जो है पिछले दौरी हुकूमत में भी असद कैसर साहब मुंतखब हुए जो अभी उधर है, इसके साथ साथ शाहराम साहब भी वहाँ से मुंतखब हुए, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जिससे जो है गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो। मौजूदा वक्त में जो है वज़ीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा उनका ताल्लुक सवात से है, सवात में भी जो है ऐसे अफराद की तादाद ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया कि लोगों को रोजगार मिले, गुर्बत का खात्मा हो। ज़ीशान, ये बताइएगा, ये जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं इसमें क्या एज फैक्टर को भी मद्देनजर रखा गया है? ज्यादातर अफराद का ताल्लुक कितनी एज से है?
अब्बासी साहब, कोई ऐसा एज लिमिट नहीं बताया गया है इस ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में रिपोर्ट में, लेकिन यहाँ पर जो है एज अ वुल बात की गई है कि मतलब ऐसे हमारे पास मेन पावर कितने हैं, यहाँ पर जो है मतलब के मर्द कितने हैं, खवातीन कितने हैं, लेकिन यही बताया गया है कि यहाँ पर जो है जो स्टैटिस्टिक के जो डेटा है वो यही शो करता है कि गुर्बत में जो है इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी जो है उस पर इस्तेफादा कर रहे हैं। जी अच्छा ज़ीशान, इससे पहले क्या इस तरह का डाटा गैदर किया गया, और अगर उसका और इसका तकाबुल किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो क्या इन अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है जो सिर्फ रोटी के एवज काम कर रहे हैं? अब्बासी साहब, हर साल जो ये खैबर पख्तूनख्वा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक है वो बाकायदा रिपोर्ट जारी करता है, और इस रिपोर्ट में जो है दीगर सेक्टर्स की तरह जो बेरोजगारी है और ये इनको भी वाज़ेह किया जाता है। भाई अफसोसनाक और तशवीशनाक बात है कि केपी में 1.5 लाख से ज़ायद लोग सिर्फ रोटी के एवज काम कर रहे हैं, वो तनख्वाह का मुतालबा भी नहीं कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब, आपकी तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फैसला सामने आया था उन अफसरान को लेकर जो दोहरी शहरियत रखते हैं। उसके बाद से लेकर चहमगोइयाँ तो बहुत सी जारी थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने सरकारी इदारों में तैनात दोहरी शहरियत रखने वाले इन अफसरान से मुतालिक रिकॉर्ड तलब किया था। कितने लोगों की जानिब से रिकॉर्ड जमा करवाया गया है और कितने लोग ऐसे हैं जो खुद सरेंडर करना चाह रहे हैं? ऐसा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 15 दिसंबर को एक अहम तरीन फैसला दोहरी शहरियत से मुतल्लिक जारी किया गया था, जिसके अंदर न सिर्फ वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मुस्तकबिल के हवाले से एक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर गाइडलाइन जारी की गई थी कि वो इस हवाले से नई कानून साजी करें, ना सिर्फ बल्कि इस वक्त जो मुख्तलिफ अहम तरीन उहदों के ऊपर दोहरी शहरियत के हामिल अफसरान तैनात हैं उनसे मुतल्लिक भी फैसला किया जाए। इस हवाले से अगर हम देखें तो न सिर्फ वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मातहत तकरीबन 1098 के लगभग ऐसे अफसरान हैं जिनके पास दोहरी शहरियत है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फैसले में न सिर्फ जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बरह रास्त जो मुलाजमीन हैं, बल्कि उसके साथ साथ ऑटोनमस और सेमी ऑटोनमस जो इदारे हैं हमारे, जिसके अंदर मुख्तलिफ रेगुलेटर्स भी शामिल हैं, उनके अंदर भी तैनात दोहरी शहरियत से मुतल्लिक अफसरान से मुतल्लिक वाज़ेह तौर के ऊपर डायरेक्शंस जारी की थी, जिसके बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने वज़ारत कानून की डायरेक्शन की रोशनी में तमाम वजारतों, डिवीज़न और ऑटोनमस और सेमी ऑटोनमस बॉडीज़ को खतूत अरसाल करते हुए ऐसे तमाम अफसरान की न सिर्फ रिपोर्ट तलब की है, जवाबात तलब किए हैं, बल्कि वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ऐसे अफसरान जिन्होंने दौरान मुलाजमत दोहरी शहरियत हासिल की थी उनसे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के अंदर बहुत सख्त अहकाम जारी किए हैं कि उनके पास कोई ऐसा जवाज़ नहीं है कि वो इस दोहरी शहरियत को मज़ीद कंटिन्यू कर सकें। उन्हें फौरी तौर के ऊपर फैसला करना होगा कि या तो वो अपनी दोहरी शहरियत तर्क कर दें या फिर वो अपनी मुलाजमत से मुस्ताफ़ी हो जाएं, वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। दीगर जो दोहरी शहरियत से रखने वाले अफराद थे, ये जिनकी अहलिया दोहरी शहरियत रखती हैं, उनसे मुतल्लिक वफाकी सूबाई हुकूमतों को मज़ीद फैसला साजी करने से मुतल्लिक, कानून साजी करने से मुतल्लिक प्रपोजल हदायत दी गई थी। लेकिन इसके साथ साथ जब एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने ये रिपोर्ट तलब की है तो अब मुख्तलिफ इदारों के अंदर अहम उहदों पर तैनात अफसरान के एक बड़ा चैलेंज है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने मुख्तलिफ हुकाम से रब्ता करने की कोशिश की कि क्या ऐसे दोहरी शहरियत के हामिल अफसरान जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला कन्वे किया गया, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने उन्हें अपनी डायरेक्शन दी थी, क्या उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत तर्क करने या मुलाजमत से मुस्ताफ़ी होने से मुतल्लिक इंटीमेशन दी है या नहीं। तो इसका जवाब हमें यह मिला कि तहाल को इस हवाले से उनकी जानिब से हतमी जवाब मौसूल नहीं हुआ। 1098 ओवरऑल फिगर्स है, लेकिन अगर हम बात करें ग्रेड 18 से ग्रेड 22 तक के अफसरान की, उसमें 23 अफसरान ऐसे हैं जो तहाल गैर मुल्की शहरियत रखते हैं, और इसके अंदर बेशतर अफसरान ऐसे भी हैं जिन्होंने दौरान मुलाजमत दोहरी शहरियत हासिल की थी, जिससे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 52 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा
कि जो इसकी ये कैटेगरी है जिन्होंने दौरान मुलाजमत दोहरी शहरियत हासिल की, तो ये एक बड़ा संगीन एक ये मामला है, इसलिए कि आइन के आर्टिकल 5 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको इस फैसले का हिस्सा बनाया है, जो कि इस रियासत के साथ लॉयल्टी का मामला है। अगर आप दौरान मुलाजमत जिन अफसरान ने दोहरी शहरियत हासिल की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक उनकी इंटेंशन दुरुस्त नहीं हो सकती, वो कोई ना कोई या तो किसी दीगर कंपनियों को फेवर देंगे या अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्क असासे बनाएंगे या वो रकूम बैरून मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे। तो इस कैटेगरीज के हवाले से तो बहुत क्लियर कट डायरेक्शन है, लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर 10 रोज से गुजरने के बावजूद ऐसे अफसरान ने कोई कोई अहम फैसला नहीं किया और ना ही इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने उन्हें स्ट्रिक्टली अहकामात जारी किए कि आप फौरी तौर के ऊपर या तो दोहरी शहरियत तर्क करने की सर्टिफिकेट जमा करवाएं और या फिर आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। एक सॉफ्ट वर्डिंग खत जरूर लिखा गया जिसके जवाब का तहा इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन मुंतजिर है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो ग्रेड 20 के 7 अफसरान के पास दोहरी शहरियत है जो कि वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन हैं। ग्रेड 19 की हम बात करें तो उसमें 4 अफसरान हैं। ग्रेड 18 की बात करें तो उसके अंदर 5 अफसरान हैं। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट मामला ये है कि ओगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका मामला हमने पहले टेकअप किया था, मेंबर ऑयल अब्दुल्ला मलिक साहब बरतानवी शहरियत रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले की रोशनी में देखा जाए तो वो बैरून मुल्क के मुख्तलिफ बरतानिया की कंपनी को ही लाइसेंस जारी करने जा रहे हैं। और 2 रोज कबल उन्होंने नॉर्दर्न के एक अहम तरीन फैसले के ऊपर दस्तखत भी किए और अपना बदस्तूर वो काम जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल बदस्तूर वहां पर दोहरी शहरियत हामिल अफसरान मौजूद हैं, उन्होंने ना तो दोहरी शहरियत तर्क करने का फैसला किया है। भट्टी साहब, अब देखना ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन मजीद किस तरीके से ईरान पे जोर डाल सकता है या फिर मजीद किस तरीके से, जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, इंतजार करना होगा या फिर कागजी खाना पूरी हो जाएगी। खैर वक्त ही बता देगा कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का रवैया अब इस मामले में क्या होता है। मोहम्मद सलमान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बहुत से शहरों में बिलखुसूस कराची में जिस तरह ज़मीनें वागुजार करवाई जा रही हैं, लेकिन सलमान ये बताइएगा वो लोग जिनकी ज़मीनों पर कब्जा किया गया था, क्या ये ज़मीनें वागुजार करवाने के बाद उनके सुपुर्द भी की जा रही हैं? फैसल, सबसे बड़ा मसला यही है कि इदारा तरक्यात कराची के मातहत यहाँ पर मेहरान टाउन कोरंगी का एक इलाका है जहाँ पर ओवरसीज सोसाइटी बनाई गई थी। अरबों रुपए की ज़मीन है, एक तो माफ़ कीजिए, अरबों रुपए की ज़मीन है जिसमें जो लोग हैं बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी जो थे उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी। 240 और 400 गज के प्लॉट खरीदे थे। इसके अलावा रफाही प्लॉट है यहाँ पर जो इसमें पार्क, स्कूल और प्लेग्राउंड के प्लॉट थे, इस पर भी चाइना कटिंग कर दी गई। सबसे पहले तो हम अपने नाज़रीन को बताएं कि चाइना कटिंग क्या मामला है। चाइना कटिंग का मामला यह है कि 240 गज का प्लॉट है, 400 गज का प्लॉट है, 1000 गज का प्लॉट है, तो इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में काट के 120 और 80 गज का करके एक प्लॉट को मुख्तलिफ लोगों को बेच दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि चाइना कटिंग, पहले चाइना कटिंग हुई और अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो ऑपरेशन भी चाइना ही निकल रहा है। मेहरान टाउन के इलाके में 42 अफराद हुए हैं। वैसे तो पूरे मेहरान टाउन में ही जो है वो तजावजात और कब्जा माफिया का राज है, लेकिन 42 अफराद वो हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर इदारा तरक्यात से राब्ता कर लिया है, अदालतों के जरिए राब्ता किया है और 42 प्लॉट 240 गज और 400 गज के वो हैं जिन पर कब्जा है और उनके मालकान कानूनी जंग लड़ रहे हैं। अहकामात अदालती मौजूद हैं, लेकिन इदारा तरक्यात के जो हुक्काम हैं और जो स्टेट एंड इन्फोर्समेंट का सेल बनाया गया है जिसका काम है कि इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म कराए, वो ऑपरेशन से जो है वो कतराता है इन इलाकों में जाने का। और सबसे बड़ा जो अलमिया यहाँ पर ज़राए बताते हैं कि जब ऑपरेशन के लिए टीम निकलती है तो टीम के पहुँचने से पहले माफिया को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जहाँ इदारा तरक्यात की टीम और ऑपरेशन करने जाती है और पुलिस की नफरी साथ जाती है तो पहले ही माफिया के कारिंदे तैयार होते हैं। गुज़िश्ता माह जो है वो एक ऑपरेशन किया गया जिसमें जो है वो केडीए के 3 अफसरान भी जख्मी हुए, एक फायरिंग का मामला हुआ, हमने वो सब ऑपरेशन कवर किया। तो उस ऑपरेशन के हवाले से ये बताया गया था जैसे ही टीम पहुंची है
तो वहाँ फायरिंग और पथराव का सिलसिला शुरू हो गया, अमले को यरकमाल बनाया गया। तो ये सिलसिला जारी है। इसके अलावा 100 से ज़ायद रफ़ाई प्लॉट हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसमें पार्क और प्लेग्राउंड शामिल हैं। रफ़ाई प्लॉट्स को खाली कराने के लिए वाज़ेह अहकामात नवंबर के साल 2017 नवंबर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आए। 27 नवंबर को ऑपरेशन शुरू किया गया इदारा तरक्यात की जानिब से, लेकिन ये 100 से ज़ायद प्लॉट में से एक प्लॉट भी ऐसा नहीं है मेहरान टाउन का जिसको वागुजार कराया जाए। अब ये सब मामला हुआ क्या, किस तरह से तामीरात हुई, ये भी एक बड़ा सिलसिला है। सियासी बुनियादों पर यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप बैठे हुए मेहरान टाउन में। और अच्छा सलमान, ये केडीए के लिए नो गो एरिया क्यों है? क्या यहाँ सिंध सरकार की रिट नहीं है? जी बिल्कुल, यहाँ पर सिंध सरकार की रिट तो मामला अलग है। सियासी पुष्टपनाही हासिल है कब्जा माफिया के ग्रुप को के मुख्तलिफ ग्रुप से। यहाँ पर किसी ने जो एक ग्रुप था उसने रफाही प्लॉट ठिकाने लगाया, तो दूसरा ग्रुप था जिसने ओवरसीज पाकिस्तानियों की अरबों रुपए मालियत की ज़मीन को जो है वो ठिकाने लगा दिया। चाइना कटिंग ऐसे ही नहीं हुई इस इलाके में। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज भी अगर जाएं इस इलाके में तो तामीरात का सिलसिला जारी है और उसके तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो इदारा तरक्यात और इलाका पुलिस पे आती है कि जो फौरी तौर पर इस मामले को नहीं रोकती। चाइना कटिंग का जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो यहाँ पर इदारा तरक्यात के अफसरान की पोस्टिंग भी थी, मौजूद भी थे, लेकिन चश्मपोशी इख्तियार की हुई थी, किसी ने नहीं रोका। और ये वो लोग हैं जो कि बैरून मुल्क जाते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद अपने मुल्क में ये सोचकर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जब वो वापस आएंगे तो अपने खानदान के साथ यहाँ पर आबाद होंगे, लेकिन अब दर दर की ठोकरें खाते हैं। इदारों की सीढ़ियां चढ़ चढ़ कर थक गए हैं, लेकिन इदारे हैं कि सिर्फ कागजात पर ऑपरेशन की डेट निकालते हैं, लोगों को थानों को लेटर्स भिजवाते हैं कि यहां पर इस टाइम ऑपरेशन करना है, और होता आखिरकार वही है कि जब टीम ऑपरेशन के लिए पहुंचती है तो तसादुम की सूरत हाल। सलमान, आपने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मात है और इन मामलात को लेके सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है वो तो खासी तसल्ली बख्श है। लेकिन अब देखते हैं कि जिस तरह ऐसे एरियाज जिनमें ज़िला इंतज़ामिया नहीं जा सकती, एहलकार नहीं जा सकते, पुलिस वाले नहीं जा सकते, वहाँ से कब्ज़ा कैसे छुड़वाया जाएगा? ज़ीशान जावेद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, आपकी खबर है वजारत पानी और बिजली के ज़ेर इंतज़ाम अब प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड का निजी बैंक में 31 अरब रुपए की सरमायाकारी करने का इंकशाफ हुआ है। इन 31 अरब रुपए पे फ़ायदा कितना हुआ, मुनाफा कितना आया, वो किसकी जेब में गया और ये सरमायाकारी किस कानून के तहत हुई? इसमें वासी साहब ऐसे है कि जैसे आपने बताया कि जो प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड है ये वजारत पानी बिजली के ज़ेर इंतज़ाम एक इदारा है जो कि पाकिस्तान में जो दरमियाने दर्जे के डैम्स और उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज़ आती हैं यहाँ पर सरमायाकारी के लिए बिजली की पैदावारी यूनिट्स के हवाले से, उसके ऊपर ये लोग काम करते हैं। इसके हवाले से एक सामने रिपोर्ट आई है कि जो पाकिस्तान में माली हिसाबात का एक तहकीकाती इदारा है उसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि PPIB ने, प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड ने 31 अरब रुपए की पाकिस्तानी रुपयों में एक बहुत बड़ी सरमायाकारी की है एक निजी बैंक के साथ। इसका थोड़ा सा हम आपको अगर बताएं पस मंज़र तो वो ये है कि साबिक दौर हुकूमत में जब शौकत अज़ीज़ साहब जो हैं वो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उस दौर में फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एक SRO जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि जो सरकारी इदारे हैं उनके पास जो सरप्लस फ़ंड्स हैं उनको वो निजी इदारों में उसकी इन्वेस्टमेंट जो है सरमायाकारी कर सकते हैं, जिसकी जो हद थी वो तकरीबन 20% जो है वो मुकर्रर की गई थी, बल्कि 20% मुकर्रर की गई थी जैसा कि उस SRO में भी वो दर्ज है। तो इस हवाले से जो PPIB है, प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, उसके पास जो 2016-17 है जबकि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ का दौर हुकूमत था, उस दौरान उनके पास जो दस्तयाब फ़ंड थे वो फ़ॉरेन करेंसी में 74 करोड़ 71 लाख अमरीकी डॉलर जो थे वो उनके पास सरप्लस फ़ंड जो थे वो मौजूद थे, जिसमें से उन्होंने फ़ॉरेन करेंसी में 29 करोड़ 65 लाख अमरीकी डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के एक निजी बैंक में उन्होंने उसकी सरमायाकारी की, जो पाकिस्तानी रुपयों में 31 अरब रुपए के करीब बनते हैं।
इस हवाले से जब हमारी यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो टॉप रैंकिंग के जो बैंक्स हैं उनमें से एक बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के साथ बात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त जो टॉप रैंकिंग में बैंक हैं उनमें 5 नाम जो हैं वो सामने आते हैं, जिनमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, अलाइड बैंक है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है और उसके अलावा हबीब बैंक लिमिटेड जो है ये पाकिस्तान की टॉप 5 रैंकिंग में इन बैंकों का नाम आता है। जबकि PPIB ने जिस एक निजी बैंक के साथ सरमायाकारी की है वो निजी बैंक जो है वो दूसरी कैटेगरी में भी नहीं आता। और यहाँ पर हम आपको एक ये बात बताएं कि जो सरमायाकारी बैंकों में की जाती है उसके हवाले से जो मैं बताया गया था और उसकी जो मैंने तफसीलात देखी हैं उसमें ये बात सामने आई है कि जब आप सरमायाकारी करते हैं निजी बैंक के साथ किसी भी फिक्स अकाउंट में, तो उसमें जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए या फ़ॉरेन करेंसी जो अकाउंट होता है उसके लिए जो मुनाफे की शरह है वो अमूमी तौर पर 2 से 3%, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में सरमायाकारी करते हैं तो वो कम से कम 4 से 4.5% और ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% के करीब बैंक अदा करता है। अब यहाँ पर सवाल सिर्फ ये उठता है जो कि जो पाकिस्तान में माली हिसाबात का तहकीकाती इदारा है जो उसने अपनी रिपोर्ट में भी बताया है वो ये है कि इतनी बड़ी जो रकम है वो PPIB की जानिब से एक ऐसे निजी बैंक में उसमें की सरमायाकारी की गई है जो पाकिस्तान में एक तो रैंकिंग में किसी भी तरह सामने नहीं आता। जहाँ पर ये बताएं PPIB के जो चेयरमैन है ज़ीशान, क्या उनकी सवाबदीद थी, उनको ये हक हासिल था, वो अपने तय ये सरमायाकारी कर सकते हैं, उनको किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी? अच्छा, इसमें बाजी साहब ये देखें कि जो इस वक्त भी PPIB के जो सरबराह है शाहजहां साहब वो गुज़श्ता एक अरसे से मुसलसल अपने इस ओहदे पर बराजमान हैं। वो चाहे मुस्लिम लीग नून का दौर हुकूमत हो या अभी जो मौजूदा दौर हुकूमत इमरान खान साहब का है, इन दौर हुकूमत में भी वो मुसलसल जो है इसी ओहदे पर बराजमान है। और उनके हवाले से ना सिर्फ PPIB और वजारत तवानाई का जो पावर डिवीज़न है बल्कि उनके वापडा के साथ भी अक्सर जो मंसूबे हैं बिजली के बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसमें फ़ॉरेन कंपनीज इन्वॉल्व हैं उसमें भी उनके वापडा के साथ भी बड़े शदीद इख्तलाफात रहे हैं। जिसकी एक हालिया मिसाल एक ऐसे पावर के मंसूबे पर आई जिसमें एक चाइनीज़ कंपनी जो थी उसको बाकायदा तौर पर अपना कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करके जाना पड़ा, क्योंकि PPIB और वापडा के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो इतनी शिद्दत इख्तियार करके थे उनको अपनी जो सरमायाकारी है वो डूबती हुई महसूस हुई। इसमें सिर्फ एक आखिरी बात यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगा कि जो हमें बैंक वालों से जब बात हुई तो उन्होंने जो बताया कि इसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट में जो जहाँ पर खिलाफ ज़ाब्ता या कोई करप्शन का आंसर है वो ये हो सकता है कि सम टाइम जब छोटे बैंकों के साथ सरमायाकारी करते हैं तो वो आपको जो उसका मुनाफा है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ये 31 अरब पे आने वाला मुनाफा किसकी जेब में जाएगा। होती साहब आपकी तरफ आते हैं। IMF के साथ जो मामलात चल रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि कुछ मामलात पे इत्तेफाक हो गया है, वो कौन सी बातें हैं जिन पे IMF भी एग्री है और हुकूमत पाकिस्तान भी? जी, IMF के 4 मुतालबात थे। एक तो ये था कि बिजली की कीमत को बढ़ा दिया जाए अगर आपने कर्जा लेना है तो। दूसरा था कि पेट्रोलियम की सनत जो है उसमें से जो डीजल पेट्रोल है उसकी कीमत बढ़ा दी जाए। तीसरा ये है कि गैस की कीमत बढ़ा दी जाए। और चौथा मुतालबा ये था कि जो टैक्सेस की शरह है वो बढ़ाई जाए या टैक्सेस नए लगाए जाएँ। पाकिस्तान ने एक शर्त से इनकार कर दिया है, वो है कि टैक्सों की शरह, कि हम टैक्सों की शरह नहीं बढ़ा सकते, ना ही नए टैक्स लगा सकते हैं। 4,400 अरब रुपए का जो अभी टारगेट है सालाना जून 2019 तक जो जमा होने हैं मासूलात, उसको चेंज नहीं किया जा रहा। IMF का मुतालबा था कि 4,700 अरब रुपए का टारगेट रखा जाए, इससे तो इनकार कर दिया। लेकिन बिजली की कीमत बढ़ाने पर इत्तेफाक हो चुका है। अब कल हमने 92 न्यूज़ पर यह खबर चलाई थी कि बिजली की कीमत बढ़ाने पर जो इत्तेफाक हुआ है उसके साथ साथ एक और बात भी हुई है, वो ये कि अगर पेट्रोलियम की मसनूआत और गैस की कीमत बढ़ाना भी पड़े तो वो बड़े कम नर्ख से बढ़ाई जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता एक शेड्यूल होगा जिसके मुताबिक बढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी उस पर बातचीत नहीं हुई, वो कैसे होगा उस पर अभी बातचीत होगी। साथ ही ये मामला है कि जो 4 दफ़ा जो बात हुई है IMF से, एक दफ़ा IMF की टीम यहाँ आई और 3 दफ़ा वीडियो लिंक पे बात हुई और कल भी वीडियो लिंक पे वज़ीर ख़जाना असद उमर की बातचीत हुई है। उस बातचीत में ये कहा गया है कि कर्जा जो है वो अगर बड़ा लिया जाएगा तो शराइत सख्त होंगी, अगर कर्जा थोड़ा लिया जाएगा तो शराइत भी नरम होंगी। ठीक, होती साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपने डिटेल में बता दिया कि 2 मामलात जो हैं, 2 मुतालबात उनको मान लिया गया, बाकी पे बात चल रही है। इकराम होती साहब, सुहेल इकबाल भट्टी साहब, मोहम्मद सलमान, नवाज संगरा, जीशान का खेल, जीशान जावेद, तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।